हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल RBSC स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम कक्षा 12 का मैथ विषय का मॉडल पेपर हल कर रहे थे, जिसमें हमने एक नया मॉडल पेपर शुरू किया था और इस मॉडल पेपर में हमने जो प्रश्न संख्या 1 था, बहुविकल्पीय प्रश्न थे जिसमें 12, उनमें से हमने 5 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे और अब हम उसमें आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और हमने एक ऐसा सिस्टम जनरेट किया है कि जिसको आप पढ़ करके मेरिट में आ सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का ही हमने यहाँ चुनाव किया है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। तो हमने प्रश्न संख्या 1 के जो 5 प्रश्न देख लिए थे, उसके बाद हमारे पास प्रश्न संख्या 6 से जो प्रश्न है, उनमें से जो 6 नंबर का प्रश्न है वो हमारे पास में है। प्रथम चतुर्थांश में वर्त x² + y² बराबर 4 एवं रेखाओं x बराबर 0, x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ये जो प्रश्न नंबर 1 है, इस प्रश्न नंबर 1 में 12 छोटे प्रश्न होंगे और प्रत्येक 1 अंक का होगा, तो टोटल 12 नंबर का होगा। जो प्रश्न संख्या 1 है वो पूरा 12 नंबर का होगा। एक प्रश्न इसमें 1 अंक का है ना। तो अब हम चलते हैं इसमें और आगे। देखो, इसमें दिया है प्रथम चतुर्थांश में x² + y² एवं रेखाओं x बराबर 0। तो देखो दिया है क्या, दिया है x² + y² बराबर में 4। ये दिया है x² + y² बराबर में 4। यह एक वर्त का समीकरण है, यह एक वर्त का समीकरण है, यह वर्त का समीकरण है। किसका समीकरण है? वर्त का समीकरण है, जिसका केंद्र क्या है? मूल बिंदु है। जिसका केंद्र क्या है? मूल बिंदु है। और त्रिज्या, और जो त्रिज्या है वो इसकी है 2 इकाई। क्या है? 2 इकाई है। हमें कैसे पता चला कि ये मूल बिंदु, इसका केंद्र मूल बिंदु है और त्रिज्या 2 इकाई है? तो इसे देखते हैं हम। देखो, वर्त का समीकरण होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर में r²। और यहाँ जो h, k होता है, ये क्या होता है? केंद्र के निर्देशांक होते हैं ये। और r जो है ये क्या है? ये त्रिज्या होती है ना। r जो होती है क्या होती है? त्रिज्या। अगर हम h, k की जगह 0, यानी इसकी जगह भी हम क्या रख दें? इसकी जगह भी अगर हम 0 रख दें, किसकी जगह? h की जगह हम 0 रख दें और k की जगह भी 0 रख दें, तो क्या आएगा हमारे पास में? यहाँ हो जाएगा x² + y² और बराबर में आ गया r²। इसका मतलब h, k का मान अगर 0, 0 माने तो x² + y² बराबर में हमारे पास में आता है r²। ऐसा ही समीकरण है, x² + y² बराबर में 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम 4 को। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो केंद्र होगा ये मूल बिंदु होगा और जो त्रिज्या होगी ये क्या होगी? r² बराबर 4 है, यानी r का मान कितना है? 2 इकाई है। यही हमने माना है। तो अब इसके बाद में देखते हैं हम, और इसके बाद में इसका हल कैसे करते हैं कि इनसे गिरा हुआ हमें क्षेत्रफल चाहिए। अब पहले इसका डायग्राम बनाते हैं हम। x² + y² बराबर में 4 है, तो इसके लिए डायग्राम बनाए। तो ये लो, ये एक वर्त बनाया हमने और ये एक ऐसा वर्त है जिसका केंद्र तो क्या है? मूल बिंदु है और त्रिज्या 2 इकाई है। यानी यहाँ से बिंदु O से आप चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ जाए, चाहे यहाँ जाए, कहीं पर भी जाएंगे परिधि पर, तो 2 इकाई दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ से हम यहाँ जाएं तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 2,0। इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 2,0। और क्या दिया है? एवं रेखा x बराबर में 0। एक रेखा है x बराबर में 0। x बराबर में 0 कौन सी रेखा है? x बराबर में 0 ये है। x का मान 0 इसके ऊपर होता है, तो x बराबर 0 ये रेखा आ गई। और इसके बाद में क्या है? तथा y x बराबर में 2 है। x बराबर में 2, यानी x बराबर 2 तो बिंदु यही है, यही है। x बराबर 2 की रेखा ये होगी, तो इसे हम बना देते हैं x बराबर 2 की रेखा ये होगी। ये है रेखा x बराबर 2 की रेखा। अब हम ये कहेंगे कि इसके अंदर ये जो प्रथम चतुर्थांश में ये जो क्षेत्रफल है ये हमें ज्ञात करना है। ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल को अगर हम ज्ञात करें तो देखो हमारे पास में क्या आएगा। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? अगर ये क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं तो देखो यहाँ से हम देखते हैं कि x की लिमिट लगा लेते हैं। x की लिमिट लगाते हैं 0 से 2 और हमारे पास जो पूरा फंक्शन काम में आएगा वो किसका आएगा? वर्त का ही आएगा। और वर्त का समीकरण यहाँ है x² + y² बराबर में 4 है। तो हम लिखते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? अभिष्ट क्षेत्रफल।
अविष्ट क्षेत्रफल, अविष्ट क्षेत्रफल का मतलब जो छायांकित भाग जो हमें पूछा गया है वो क्षेत्रफल। अविष्ट क्षेत्रफल लिखेंगे, x की हम लिमिट लिखते हैं 0 से 2। और अब हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ जो फलन लिखेंगे यानी वर्त का जो फलन है, इससे हम यहाँ x के रूप में फलन निकाल के रखेंगे। तो ये y स्क्वायर बराबर में आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज y बराबर क्या आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल। तो ये यहाँ रख लेंगे, तो वर्गमूल 4 माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया और ये dx हमने इसका समाकलन कर दिया है। तो हमारे पास में क्या आया ये कि 0 से 2 वर्गमूल 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx आया है ना। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये करते हैं कि ये जो समाकलन काम में आ रहा है हमारे पास में, इसमें जो सूत्र लगाएंगे वो होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx और ये समाकलन है, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है x बटा 2 वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ आएगा प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस का c, ये आएगा वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बटा में बराबर x बाई 2 वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2। इसके अंदर रखते हैं हम आगे, तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो यहाँ आ जाएगा x बाई 2, x की जगह x ही है तो x बाई 2, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर का मतलब 4 आ गया 4 बटा 2 और यहाँ आ गया साइन इनवर्स x बाई a, x का मतलब x है, a का मतलब 2 और ये प्लस का c है तो c लगाने की इसमें ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमारे पास में यहाँ निश्चित समाकलन है जिसकी लिमिट 0 से 2 है। इसको और हल करते हैं, ये किसके बराबर आया, ये आया है अभिष्ट क्षेत्रफल के बराबर, ये आया है अभिष्ट क्षेत्रफल के बराबर। तो अब यहाँ हम लिमिट रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम, देखो ऊपर से लिमिट रखेंगे तो 2 और यहाँ रखते हैं तो 2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये तो हो गया 0 और यहाँ प्लस ये 2 और यहाँ अगर 2 रखते हैं हम तो साइन इनवर्स 1 आ गया माइनस, अब नीचे वाली लिमिट रखते हैं, x का मान यहाँ 0 तो यहाँ पर 0 आ गया और इसमें 0 रखते हैं तो साइन इनवर्स x बाई 2 यानी ये भी 0 आ गया। अब इसे और हल करते हैं हम, तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो 2 और ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 और 2 इंटू साइन इनवर्स 1 यानी पाई बाई 2 आ गया, यानी जो अभिष्ट क्षेत्रफल हमारे पास में आया ये क्या आ गया, पाई आ गया। अभिष्ट क्षेत्रफल जो आया हमारे पास में वो क्या आया, पाई आया है, क्या आया, पाई आया है। अब हम चलते हैं ऑप्शन में, इसके जो विकल्प हैं इसमें चलते हैं कि इसमें पाई है क्या ऑप्शन में, तो हम देखते हैं कि पाई इसमें है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो ए है, वो सही है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जो नेक्स्ट प्रश्न है उसमें क्या दिया है इसने, जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, देखो ये तो बहुत छोटा सा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो प्रश्न है इसमें क्या है, देखो ये दिया है ए बी और ये सी, और इसने कहा है ए से बी की तरफ और बी से सी की तरफ और ए से सी की तरफ। तो इसने ये कहा है कि त्रिभुज ए बी सी आकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये पूछ रहा है कि सही नहीं है, सही कौन सा नहीं है ये हम देखते हैं। देखो इसके लिए हम क्या लिखते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर में ए सी वेक्टर के बराबर होना चाहिए। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर बराबर में 0 आना चाहिए। तो इसके बाद देखते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसका ये गलत है, इसका मतलब ये सही है। हमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्योंकि इसके अंदर माइनस में दे रखा है तो यहाँ हमारे पास में आना चाहिए ए सी वेक्टर आना चाहिए, इसका मतलब ये गलत है। ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। छोटे प्रश्न हैं, इनके ऊपर हमें समय कम ही लगाना है। और अब हम नए प्रश्न पे चलते हैं और नया प्रश्न देखते हैं कि क्या होगा। जो नया प्रश्न है वो देखो हमारे पास में क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अक्सर आपको अवश्य
देखने को मिल ही जाएंगे। और हम देखते हैं कि हमारे पास में इस प्रश्न में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर बराबर में 3 और बी वेक्टर बराबर में है √2/3, तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है। तो ये हमें निकालना है कि ये एक मात्रक सदिश है, तो ए और बी के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। दो सदिश दिए हुए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच का अगर हमें कोण ज्ञात करना हो तो हम क्या लिखते हैं, देखो तो हम लिख देते हैं साइन थीटा बराबर में क्या होगा, मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटा में मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर, ये लिख देते हैं। और अब हम देखते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इसके बारे में क्या कहा है, एक मात्रक सदिश है। सिंस एक मात्रक सदिश है, अगर ये एक मात्रक सदिश है, अगर ये एक क्या है, मात्रक सदिश है, तो इसका मतलब हम लिख देंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड क्या होगा, 1 होगा। तो इसके अंदर लिख देते हैं हमारे पास में जो ए वेक्टर का मान है वो कितना है, ए वेक्टर का मोड है वो 3 है और बी वेक्टर का मोड है ये है √2/3 है। इसके अंदर रख देते हैं मान, तो क्या आएगा, देखो साइन थीटा बराबर में 1 आ गया और नीचे यहाँ तो कितना था 3 और ये √2 और ये बटा में 3 यहाँ रख दिया, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये हमारे पास में आ गया साइन थीटा बराबर 1/√2, यानी यहाँ से हम थीटा का मान लिखें तो ये आ गया साइन इनवर्स 1/√2 आ गया। अगर यह आया तो इसका मतलब थीटा बराबर क्या आ गया, कितने डिग्री का मान होता है, π/4 का, थीटा बराबर आ गया π/4 आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सही होगा इसका कि π/4 आएगा। ऐसे दो सदिश दिए थे हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर, और मोड ऑफ ए वेक्टर बराबर 3 था, मोड ऑफ बी वेक्टर बराबर √2/3 था। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश था, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण क्या आएगा, π/4 आएगा। और ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये दिया है हमें, देखो ये बड़ा कॉन्सेप्ट का प्रश्न है। इसमें क्या दिया है इसने, इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और इसमें इसने दिया है, देखो इसमें इसने दिया है यदि एक रेखाखंड के अक्षों पर प्रक्षेप की लंबाइयां क्रमशः 3, 4, 12 हैं तब रेखा की लंबाई है, तब रेखा की लंबाई पूछ रहा है। तो पहले हम रेखा की लंबाई मान लेते हैं। माना रेखा की लंबाई बराबर r है, क्या है, r है, रेखा की लंबाई क्या है, r है। और हम ये देखते हैं कि यदि एक रेखा के अक्षों पर प्रक्षेप की लंबाइयां 3, 4, 12 हैं तो प्रक्षेप की जो लंबाई होती है वो किसके बराबर होती है, देखते हैं। x एक्स पर प्रक्षेप की लंबाई बराबर में, देखो क्या होता है, ये होता है r cos अल्फा, क्या होता है, r cos अल्फा। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि इस जो ये l है ना, r ये जो cos है इसकी जगह लिख सकते हैं r cos अल्फा को लिख सकते हैं, cos अल्फा को लिख सकते हैं हम l, क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिखेंगे, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, r इंटू में l, और l क्या है, दिक् कोसाइन है। और इसके बाद लिखते हैं हम y एक्स पर प्रक्षेप की लंबाई वो कितनी आएगी, r कोस बीटा, यानी rm, क्या आएगी, rm आएगी। और अब हम लिखते हैं z एक्स पर प्रक्षेप की लंबाई बराबर lmnr इंटू n आ गया। और इसने ये कितना कितना दिया है मान, इसने दिया है, देखो लंबाई ये तो किसके बराबर है, 3 के बराबर, ये 4 के बराबर, और ये है हमारे पास में 12 के बराबर। इसे कह देते हैं 1 और इसे कह देते हैं हम 2 और इसे कह देते हैं 3। इसमें देखो ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, हमें r का मान निकालना है। तो इन 1, 2 और 3 तीनों का वर्ग करके अगर हम जोड़ दें, फर्स्ट कॉमा सेकंड तथा थर्ड
का वर्ग करके जोड़ने पर, तो इस साइड तो क्या आएगा आर स्क्वायर, या तो आएगा हमारे पास में आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। इस साइड में 3 का स्क्वायर यानी 9, 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 12 का स्क्वायर यानी हमारे पास आ गया 144 आ गया। और इनमें से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अगर आर स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये बच गया, ये आ गया हमारे पास में 16 और 9 25, 25 और 169 हो गया, ये हो गया 169। और हम ये जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर में 1 होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यानी दिक् कोसाइन का वर्ग करके जोड़ दें तो इनका मान 1 के बराबर होता है। तो यहाँ 1 रख सकते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर 169, तो आर बराबर कितना आ गया वर्गमूल 169, तो आर बराबर आ गया 13। आर बराबर में 13 हमने रेखा की लंबाई मानी थी, कितनी माना, रेखा की लंबाई 13 थी, सॉरी आर मानी थी, तो हमारे पास जो आर का मान आया वो 13 आ गया। 13 किस ऑप्शन में, यह है हमारे पास में ऑप्शन नंबर जो डी है इसका, इसमें है। तो इसका मतलब यहाँ रेखा खंड के जो लंबाई है, रेखा की लंबाई वो कितनी होगी 13 होगी। इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और जो अगला प्रश्न है वो क्या है देखते हैं। अगला जो प्रश्न है देखो, अगला जो प्रश्न है इसमें दिया है इसने, अगला प्रश्न है प्रायिकता से संबंधित है। और प्रायिकता से संबंधित इसमें क्या दिया है इसने, यदि ए और बी ऐसी दो घटनाएं हैं कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए और बी और पी ए, तब ये निकालना है कि ये क्या होगा। मतलब हम देखते हैं यहाँ कि ए और बी दो घटनाएं हैं, तो देखो इसने कहा है कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए और बी, यहाँ और शब्द दिया है, इस और का मतलब क्या होगा इंटरसेक्शन, और का मतलब क्या होगा इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी और बराबर में दे दिया इसने पी ए, तो इस पी ए को तो हम इस पी ए से काट देते हैं, तो यहाँ क्या बच गया पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी हमने इस पी ए इंटरसेक्शन बी को उस साइड ले गए तो ये प्लस का हो गया, तो पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब इसमें हम क्या निकालते हैं, देखो ये दिया है हमें बी का मान, तो अगर हम इसमें पी ए बटा बी ज्ञात करें, ये देखो ऑप्शन के हिसाब से करना है, हमें क्या करना होगा कि यहाँ या तो पी बी बटा ए है तो पी बी बटा ए ज्ञात करो, या पी ए बटा बी ज्ञात करो, या पी बी बटा ए ज्ञात करो, या पी ए बटा बी ज्ञात करो। ये मान इनमें से होने चाहिए। तो पहले हम पी ए बटा बी ज्ञात करके देखते हैं कि पी ए बटा बी बराबर क्या होता है। देखो पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी ये होता है। पी बी का मान हमारे पास में ये है, पी बी का मान ये है ही, तो अगर पी बी का मान ये है तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं पी बी लिख सकते हैं। तो पी ए बटा बी और ये आ गया हमारे पास में पी बी, और नीचे क्या है पी बी, और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास में क्या आया पी ए बटा बी का मान क्या आ गया 1 आ गया। अगर ऐसा विकल्प में है तो हमारा सही होगा, पी ए बटा बी बराबर में 1 आ गया, जो हमारे पास में यहाँ है। देखो पी ए बटा बी का मान कितना है 1 है। तो ऐसे प्रश्नों को इसी तरीके से हल करना होगा। आपको ये जानना होगा कि इसमें क्या पूछ रहा है, ऑप्शन देख करके पहचानना होगा कि तब ये इतनी सी कंडीशन दी है, इसके बाद में ऑप्शन में देखेंगे कि क्या पूछ रहा है। या तो पी बी बटा ए ज्ञात करो या पी ए बटा बी ज्ञात करो, तो ये हमारे पास में आ गया है ना। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न क्या है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। और जो अगला प्रश्न है ये है हमारे पास में, देखो ये भी प्रायिकता से संबंधित ही है, ये भी प्रायिकता से संबंधित ही है, और ये भी अच्छा प्रश्न है। इसने क्या कहा है, देखो इसने कहा है दो घटनाएं ए और बी इस प्रकार हैं कि पी ए बराबर 1/4, पी ए बटा बी बराबर 1/2, पी ए बटा बी बराबर इसने दिया है 2/3। इसने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, इसके अंदर यहाँ पी ए बटा बी की जगह पी बी बटा ए है शायद, और पी बी का मान ज्ञात करना है हमने। तो इसमें देखते हैं कि ये जो है ना पी बटा ए, इसकी जगह हमारे पास में है यहाँ पी बी बटा ए बराबर 2/3 है। ये टाइपिंग की मिस्टेक हो गई,
इसलिए यहाँ पी ए बटा बी नहीं है, पी बी बटा ए है, नहीं तो दो मान थोड़ी होंगे पी ए बटा बी के, पी ए बटा बी के, पी बी बटा ए है यहाँ। तो अब हम चलते हैं आगे और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तब पी बी का मान हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? पी बी का मान पूछा है इसने कि पी बी का मान क्या होगा। तो चलो हम लिखते हैं कि पी ए बटा बी ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो पी ए बटा बी का मतलब क्या हुआ? पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा में पी बी। तो अगर इसका मान यहाँ रखें और पी बी का मान हमारे पास है ही नहीं तो ये नहीं होगा। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से देखें तो पी ए बटा बी का मान तो 1/2 है, रख दिया। और यहाँ क्या आएगा? पी ए बटा ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान भी हमारे पास में नहीं है तो यहाँ रख दिए पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा में पी बी, इसका मान भी हमारे पास में नहीं है। अब हम चलते हैं पी बी बटा ए पर। पी बी बटा ए पर, पी बी बटा ए बराबर होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी ए। यहाँ से देखते हैं बी बटा ए का मान है हमारे पास में 2/3 और यहाँ से देखते हैं हमारे पास में पी ए इंटरसेक्शन का मान है नहीं, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है नहीं और पी ए का मान हमारे पास में है 1/4। तो 1/4 यहाँ हम रख लेते हैं। तो क्या आएगा देखो, इसको आगे हल करते हैं। तो देखो यहाँ से देखते हैं कि ये 4 ऊपर चला गया तो हमारे पास में यहाँ से इसको हल करने पे पी ए इंटरसेक्शन बी का मान जो आया वो आया 1/6। ये ऊपर चला गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 बच गया यहाँ से, ये 3 दूनी 6 यानी पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आ गया 1/6 आ गया। अब हम ये 1/6 इसके अंदर रख देते हैं। अगर 1/6 इसके अंदर रखते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा देखो 1/2 और यहाँ रखते हैं हम 1/6 और ये आ गया पी बी का मान आ गया। तो ये पी बी इधर ले आते हैं और 2 इस साइड ले आते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, पी बी बराबर में आ गया 1/6 इंटू 2 यानी पी बी का मान क्या आ गया, पी बी बराबर आ गया 1/3 आ गया। पी बी का मान ही हमसे पूछा गया था। दोनों कंडीशन में हम वही पी ए बटा बी और पी बी बटा ए का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पी बी बटा ए निकालते हैं तो हमारे पास में पी ए इंटरसेक्शन बी मिल जाता है। ये दूसरे ही मान में रखते हैं पी ए बटा बी में तो हमें पी बी का मान मिल जाएगा और हमारे पास में 1/3 आया है पी बी का मान जो ऑप्शन नंबर बी में है। 1/3 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न क्या है इसके ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है ये बहुत ही इजी और आसान प्रश्न है, ये आप सब लोग जानते हैं कि इसमें क्या होगा। इसके अंदर देखो, इसके अंदर दिया है इसने 2 घटनाएं ए और बी परस्पर स्वतंत्र हैं, परस्पर स्वतंत्र हैं, ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं। नहीं, पी ए डैश बी डैश बराबर में 1 माइनस पी ए और 1 माइनस पी बी होता है। बिल्कुल सही बात है, ये पी ए डैश बी डैश बराबर 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी होता है। और ये क्या है, ये पी बी। ये अगर ये सही आ गया तो अब हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा ही है। तो इसका मतलब इस जो प्रश्न संख्या 12 है इसमें तो हमने देखते ही उत्तर का टिक लगा दिया कि पी, इसका जो उत्तर होगा वो बी सही होगा, है ना। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने प्रश्न संख्या जो 1 है इसके हमने 12 प्रश्न थे उनको हमने देख लिया है। जो प्रश्न संख्या 1 था इसके 12 प्रश्न हमने कर लिए जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब हम रिक्त स्थान संबंधी प्रश्नों पे चलते हैं। तो इसके लिए आप लगातार बने रहें, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका पूरा फायदा आप उठाइए। थैंक यू।